नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की एमसीक्यू सीरीज हो चुकी है स्टार्ट। ये है इसका सेट नंबर 1। अब ये जान लो कि फॉर्मेट क्या होगा आने वाले कुछ दिनों में। ये जो वीडियो है एमसीक्यू सीरीज वाली, ये आपको मिलेगी हफ्ते में 2 बार, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए मैप बेस्ड एमसीक्यू वीडियो भी लेके आऊंगा। सो दैट इज डिफरेंट। उसके अलावा आने वाले मैक्सिमम 1 या 1.5 हफ्ते में आपको योजना, कुरुक्षेत्र और कुछ और जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है इनके एनालिसिस भी मिलेंगे, और उन मैगजीन पर बेस्ड आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। ऑल्दो जो मैगजीन वाली वीडियो है और जो एमसीक्यू वाली वीडियो है ये कवर करेगी एक डिफरेंट फैकल्टी, मगर ओवरऑल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ये जो एमसीक्यू सीरीज है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं ये आपकी करेगी बहुत हेल्प। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बस वीडियो बना के चला जाऊंगा, इस वीडियो पर बेस्ड एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ या फिर पिन कमेंट में, और यहाँ पे आपको दिखेगा अनअकैडमी इम्पल्स का लिंक, ये कर दो क्लिक और फिर आपके सामने खुलेगा एक ऐसा पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है ये डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, और फिर जो लिंक है यहाँ पर इस पे क्लिक करना। फिर आपके सामने आएगी टेस्ट सीरीज, यहाँ पर कर लो एनरोल। जब आप एनरोल पर क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपसे कोड पूछे। अगर कोड पूछते हैं तो एंटर कर दो यहाँ पर PD10 और यहाँ पे आप हो जाओगे एनरोल। हफ्ते में 2 बार यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन वाले 2 टेस्ट मिलेंगे। सो 60 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड एवरी सिंगल वीक। और आज का टेस्ट अपलोड हो चुका है 22 जनवरी में। यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है और ये टेस्ट अवेलेबल है इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपको 40 मिनट मिलेंगे टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस इन प्रॉपर एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट। और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है रैंक 1, 2, 3 तो आपको यहाँ पर Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। रैंक 1 होल्डर को यहाँ पर मिलेगा 2000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो भी विनर्स हैं इनके नाम भी मैं आपको बताऊं बाद की वीडियोस में। तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए काफी कुछ कर रहा हूं। वीडियो भी है, वीडियो में क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी है, और आपके पास इंसेंटिव भी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इस योजना को स्पीयरहेड मतलब कि लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जो तीसरा चरण है इस पूरी योजना का, तीसरा फेज है, ये फोकस करेगा न्यू एज और कोविड रिलेटेड स्किल्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को माइंड में अटेंड कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा सही आंसर। ओके, सो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी। जी हाँ, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर गलत, स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल ठीक। समझाता हूं कैसे। बाय द वे ये क्वेश्चन आपको अगर शुद्ध हिंदी में चाहिए तो PPT में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको जो भी इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में बता ही रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये योजना आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और एज ऑफ जनवरी 2021 इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मिनिस्टर आपको मिलेंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल ठीक है। जो तीसरा फेज होगा इसमें सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि कोविड रिलेटेड जो स्किल्स हैं ये दी जाएंगी युवकों को, ताकि आज का जो कोविड काल है इसमें भी ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाएं। और इसके लिए सरकार ने हाल ही में 948.90 करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं इस स्कीम के 3rd फेज के अंडर, जो कवर करेगा 600 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया। अब ये जो स्कीम है ना, ये भारत सरकार का जो एक लार्जर इनिशिएटिव है उसका बस एक अंग है। आपने काफी बार सुना होगा स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन सरकार ने लॉन्च किया था 2015 में। इसके अंडर एम ये है कि भारत की जनसंख्या में 40 करोड़ लोगों को हमको स्किल्स देनी है 2022 तक, ताकि वो रोजगार ढूंढ पाएं। तो स्किल इंडिया मिशन के अंडर सरकार ने शुरू किए हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स। उनमें जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने है। एक तो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, फिर है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, फिर जो हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और फाइनली स्किल लोन स्कीम। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ओपन स्काईज ट्रीटी। ये हाल ही में बहुत न्यूज में था, तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग ओपन स्काईज ट्रीटी। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक टाइप का एग्रीमेंट है जिससे कंट्रीज जिन्होंने साइन कर रखी है इस ट्रीटी,
ये एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर सर्वेलेंस फ्लाइट कंडक्ट कर सकती है, मतलब कि एक प्लेन उड़ा सकती है जो निगरानी रखेगा कि यहाँ पर इस कंट्री में क्या हो रहा है, क्या ये मिसाइल लॉन्च तो नहीं करने वाले, और ओवरऑल यहाँ पर आर्म्स डिप्लॉयमेंट कैसी है। ठीक है, ये कहती है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया इस ट्रीटी के 34 मेंबर्स में से एक देश है और ये ट्रीटी फोर्स में आई थी 2002 में। तो ये आपके सामने दो स्टेटमेंट्स, एक बार माइंड में इसको अटेम्प्ट कर लो। सो उम्मीद करता हूं अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। सही उत्तर अब मैं आपको बताऊंगा। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन ए, मतलब कि बस एक स्टेटमेंट ठीक है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग कैसे है समझाता हूं आपको। देखो, ओपन स्काई ट्रीटी में बिल्कुल जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इनको मिलती थी ये सुविधा कि दूसरे कंट्री के ऊपर ये फ्लाई कर पाए एक एयरप्लेन, और ये एयरप्लेन डिटेक्ट करेगा कि इस कंट्री ने कोई मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तो डिप्लॉय नहीं कर रखे। और ये सब इसलिए किया गया था ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कोई मिसट्रस्ट खड़ा ना हो जाए। इस ट्रीटी में जो दो बहुत ही बड़ी महाशक्तियां थी वो थी यूएसए और रशिया, और हाल ही में दोनों कंट्रीज ने इस ट्रीटी को कर दिया है क्विट। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूएसए ने पहले ये ट्रीटी छोड़ दी ये कहकर कि रशिया प्रॉपरली ये ट्रीटी फॉलो नहीं कर रहा। जब यूएसए ने पुल आउट कर लिया तो बाद में रशिया ने कहा कि ठीक है हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो रशिया ने भी पुल आउट कर लिया यहाँ पर। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट नोटिस पर कंट्रीज फ्लाइट कैरी आउट करती थी एक दूसरे की टेरिटरी पर चेक करने के लिए कि ये लोग मिसाइल तो डिप्लॉय नहीं कर रहे अंडर दिस ट्रीटी। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत इसलिए है क्योंकि इंडिया कभी भी इस ट्रीटी का पार्ट था नहीं। ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना चाइना। प्राइमरली जो देश इस ट्रीटी के मेंबर थे ये थे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ सेंट्रल एशियाई देश, और ये ट्रीटी बिल्कुल पावर में आई थी 2002 में। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में ये जो टर्म है पार्लर, PARLER, ये है बहुत हद तक न्यूज़ में। आपको ये बताना है कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ पे है आपकी ऑप्शन। क्या ये एक टाइप के ब्यूटी पार्लर है, चेन ऑफ ब्यूटी पार्लर जो ओपन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? क्या ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एक ऑल्टरनेटिव बना जा रहा है ट्विटर का? क्या ये एक स्पेशल डिवाइस है जो आप इम्प्लांट करते हो रोवर्स में ताकि वो एनर्जी सस्टेनेबल बन पाए? या फिर क्या ये एक टापू है साउथ चाइना सी में? एक बार इस क्वेश्चन को कर लो अटेम्प्ट। ओके, सो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। देखो, पार्लर आजकल बहुत न्यूज में है, और जिस तरीके से हाल ही में ट्विटर ने और फेसबुक ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है ये सस्पेंड कर दिया था, इसके बाद इसकी नीड काफी महसूस करी गई यूएसए में। देखो, पार्लर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि हम एक ऑल्टरनेटिव हैं टू ट्विटर, क्योंकि ट्विटर में सेंसरिंग का बहुत ज़्यादा हो गई है इनके हिसाब से, और अब चाहिए एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जहां पर किसी को सेंसर नहीं किया जाएगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि तब भी एप्पल, अमेजॉन और गूगल जो होस्ट करते थे पार्लर को, इन्होंने इसको डी प्लेटफॉर्म कर दिया, मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म से भी निकाल दिया, ये कहकर कि यहां पर हेट्रेड फैलाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे सपोर्टर हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए इंटरनेट फ्री स्पीच के मामले में पार्लर है आजकल काफी न्यूज में। याद रखिएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है जो खुद को बताता है एक ऑल्टरनेटिव ट्विटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको दो स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है रिगार्डिंग वायरसेस। ये है यहाँ पे आपकी दो स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि वायरस हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि वायरसेस हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। बहुत अच्छा, छोटा मगर ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो। ओके, सो सही उत्तर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी। जी हाँ, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत। ये देखो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वायरसेस हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। जी हाँ, वायरसेस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया और यहाँ पे लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और पहली लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी अबाउट ये वायरसेस, ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसका मतलब ये है कि वायरस में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी चला पाए और खुद अपनी एनर्जी जनरेट कर पाए। उसको एक होस्ट सेल चाहिए होता है ये सब फंक्शंस करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो भी वायरसेस हैं, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर कोई और वायरस हो, ये सब हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत इसलिए है क्योंकि वायरसेस एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है आउटसाइड ए होस्ट। अगर एक वायरस को कोई होस्ट सेल ना मिले तो उसके बाद वो है एक नॉन लिविंग एंटिटी। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड। आजकल जो बर्ड फ्लू वैसे ही फैला हुआ है, तो उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट। 3 स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिलती है बाय द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS। इसको हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया एक पार्टी है इस कन्वेंशन की, मतलब कि इंडिया ने भी इस बॉर्न कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया था 1983 में। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये एक्चुअली पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, जो कवर करता है एरिया बिटवीन आर्टिक और इंडियन ओशंस। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये, मैं कहूँगा मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 की टफनेस में इसको मैं काउंट करूँगा। और इसको एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। ओके, सो सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी गुड। समझाता हूँ आपको कैसे। CMS जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। और बॉर्न शहर आपको किस देश में मिलेगा? बॉर्न शहर आपको मिलेगा जर्मनी में, ठीक है। कई लोग बर्न को बॉर्न से कंफ्यूज कर लेते हैं। बर्न है राजधानी स्विट्जरलैंड की, बॉर्न है एक सिटी, बस एक सिटी है जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो जो ये कन्वेंशन है ये बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है माइग्रेटरी बर्ड्स को, और ये पावर में आई थी नवंबर 1, 1983 में। और स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि बिल्कुल इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, मगर ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है। इंडिया पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉ अप्लाई होता है कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में आती है इसकी प्रोटेक्शन हमको करनी ही करनी है। और फिर अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 की, तो बिल्कुल ओवरऑल इस कन्वेंशन में इन्होंने जो फ्लाईवे नेटवर्क है बर्ड का ये बांट रखा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये मानते हैं एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और बहुत सी रेयर स्पीसीज की जो बर्ड्स हैं ये फ्लाई करती हैं इस फ्लाईवे नेटवर्क में। तो टफ क्वेश्चन था बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन सदाबहार टॉपिक है, आज भी न्यूज़ में था, कल भी न्यूज़ में है, परसों भी रहेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। ये हैं यहाँ पे आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया ये है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सिर्फ ध्यान रखता है वाटर पॉल्यूशन का। सो ये यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस, एक बार इसको कर लो अटेम्प्ट। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट्स है एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी ये गलत हो गई। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के अंडर, इसीलिए है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टैब्लिश हमने किया था 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और लेटर इसको एनथ्रस्ट किया गया था विद फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। तो इनिशियली बिल्कुल इसका फोकस था वाटर पे, मगर आज के समय ये एयर पोल्यूशन पर भी करती है फोकस, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सिटी ऑफ फ्लिंट, ये है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, सिटी ऑफ फ्लिंट बहुत इस पर बात हुई है, आर्टिकल छपे हैं। आपको ये बताना है कि सिटी ऑफ फ्लिंट आपको किस देश में मिलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सो सही उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है मगर जेन्युइनली टफ है, क्योंकि सिटी ऑफ फ्लिंट के बारे में लोगों ने सुना बहुत था मगर उसके बारे में प्रॉपरली लोगों को पता नहीं है। देखो, सिटी ऑफ फ्लिंट है मिशिगन में, और पिछले कुछ सालों से ये लगातार न्यूज़ में है एक करप्शन स्कैंडल को लेकर। और कोई ये मामूली करप्शन स्कैंडल नहीं है, यहाँ पे हो गया था वाटर क्राइसिस बड़े लेवल पर। जो यहाँ पर नदी थी उसको पॉल्यूट किया गया था, और इसकी वजह से हजारों लाखों लोग यहाँ पे बीमार हो गए हैं। एक बहुत ही खराब टाइप की बीमारी होती है लीजनरीज डिजीज। इस सिटी में कई लोगों को ये बीमारी हो गई थी, जो एक टाइप का निमोनिया होता है कॉज्ड बाय द लीजोनेला बैक्टीरिया, और हजारों लोग आज के समय कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये अगर हुआ होता किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अगर मान लो साउथ एशिया में या फिर इवन चाइना में होता,
तो ये बनती है एक इंटरनेशनल न्यूज़। इस पे काफ़ी हम डिस्कशन करते, निंदा करते गवर्नमेंट्स की, मगर यूएस में काफ़ी बार ये जो न्यूज़ है ये सामने आती नहीं है। मगर इस पर फिर भी एनवायरमेंटलिस्ट ने द हिंदू में, वेरियस और पब्लिकेशंस में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो याद रखिएगा, सिटी ऑफ फ्लिंट, दिस इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ट्रांस फैट्स, इससे रिलेटेड आपके सामने हैं दो स्टेटमेंट्स, कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ट्रांस फैट ये एक टाइप का है सैचुरेटेड फैट जो अकर होता है छोटी अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये होता है इन नेचर, मगर जब आप इंडस्ट्रियली कुछ आप मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो, तो वेजिटेबल ऑयल के यूज से बहुत ही बड़ी संख्या में ये आ जाता है प्रोडक्ट्स में। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप कंज्यूम करते हो, अपनी बॉडी में डालते हो ट्रांस फैट को, तो इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और ये सब होता है बिकॉज ऑफ द राइजिंग लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो इन शॉर्ट, अगर आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हो, कुछ खाते हो जिसमें ट्रांस फैट है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जिसको हम LDL भी कहते हैं, ये आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और जो आपकी आर्टरीज हैं, जिसमें आपका खून पास ऑन होता है, वहां पे क्लॉगिंग शुरू हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी आपका नहीं होगा। तो ये यहाँ पे है दो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांस फैट। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है ओनली ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मतलब कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 1 जो है ये है गलत। क्योंकि देखो, ट्रांस फैट को हम ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर ट्रांस फैटी एसिड भी कहते हैं। ये एक टाइप का अनसैचुरेटेड फैट होता है जो अकर करता है स्मॉल क्वांटिटी इन नेचर, मगर जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हो विद वेजिटेबल ऑयल्स, तो ये इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो सकता है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। ट्रांस फैट अगर आपकी बॉडी में है तो ये काफ़ी ख़राब है। और हाल ही में ये न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ये कहा है कि अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कल को जाते हो मार्केट में, आप परचेज करते हो कोई केक या फिर चिप्स परचेज करते हो, कोई भी आप आइटम परचेज करते हो, तो उसमें पहले अगर ट्रांस फैट की जो मैक्सिमम लिमिट अलाउड थी वो थी 5%, अब कम करके कर दी है 3%। क्योंकि FSSAI ने भी यहाँ पर कहा है कि दुनिया भर में लाखों लोग मरते हैं हर साल बिकॉज ऑफ ट्रांस फैट इन देयर डाइट। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इरप्ट हुआ था सिमेरू वोल्केनो। सिमेरू वोल्केनो आजकल काफी न्यूज़ में है। ये आपको मिलेगा किस कंट्री या फिर रीजन में? ये रही आपकी ऑप्शंस। एक बार इसको कर लो अटेम्प्ट। सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में आपको मिलेगा सिमेरू वोल्केनो। हाल ही में हुआ था इसका इरप्शन और इसकी वजह से ये काफी न्यूज़ में भी था। इंडोनेशिया को बताना चाहिए, ये आपको मिलेगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ये एक ऐसा रीजन है प्रशांत महासागर के आसपास जहां पे आपको बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नियरली 130 हैं एक्टिव वॉल्केनो, मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो सिमेरू वोल्केनो है, इसकी लोकेशन है ईस्ट जावा प्रोविंस, इंडोनेशिया का ईस्ट जावा प्रोविंस। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि रिसेंटली सक्षम कैंपेन, ये है काफ़ी हद तक न्यूज़ में। आपको ये बताना है कि ये रिलेटेड है इसमें से किससे। ये सक्षम कैंपेन बेसिकली है किस बारे में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैंपेन लॉन्च ही किया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि जब आप यूज़ करते हो पेट्रोल, जब आप यूज़ कर रहे हैं ये सब फॉसिल फ्यूल्स, तो इससे एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है और आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है। और इसमें कोशिश ये होगी कि लोग इवेंचुअली कन्विंस हो कि वो एक क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल में स्विच करें। और फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, दिस इज MCQ फॉर यू ऑल, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स 2018 में। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में वो कौन सी वाटर बॉडी है जो बिल्कुल या तो सूख चुकी है या फिर सूखने की कगार पे है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अराल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकाल। और आपको चूज करना है इनमें से सही आंसर। तो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि जिसका सबसे बेहतरीन आंसर हो उसको अगली वीडियो में मैं फीचर भी करूंगा, ताकि उनको एक रिवॉर्ड फील हो। और आपको अगर किसी का आंसर अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में, तो उस आंसर को लाइक करना मत भूलिएगा।
तो ये है एंड इस वीडियो का। आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए, देखो इस वीडियो में मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं, बहुत से और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं पिन कमेंट में लिंक पर क्लिक करके। मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट सीरीज का जो लिंक है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर लूं। टेलीग्राम चैनल मेरा है @धवन_सर, ठीक है, आप सर्च करोगे @धवन_सर, ये आपको मिल जाएगा। सो ये अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।